हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार विद्यार्थियों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। एग्ज़ाम्स में समय काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा अभी से आप रेडी रहोगे, अभी से आप तैयारी करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तभी जा कर के हमारे सिलेक्शन के चांस बनते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तक हमारा सिलेबस 3 से 4 बार रिवाइज होना ज़रूरी है, इसलिए हमें उस लेवल से पढ़ना है ताकि एग्जाम में हम क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो आनुवांशिकी चल रहा था, जेनेटिक्स, जिसका आज हम पार्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो भी 4 नंबर पार्ट है। इसमें हम आनुवांशिक रोगों के बारे में बात करते हैं। पहले जेनेटिक डिजीज के बारे में भी इसमें अपन बात करने वाले हैं कि जेनेटिक डिजीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2013 वाला जो पेपर था आपका, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मेंडेलियन विकार तथा आनुवांशिक रोग। मेंडेलियन विकार, विकार बोले तो डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तथा इन्हीं को हम आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। कई सारे रोग इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं दोस्तों? इसमें कुछ वंशागत रोग भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो वंशागत रोग कहलाते हैं। या किसी जीन में, किसी क्रोमोसोम में अनियमितता, इरेगुलरिटी के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, विकार हैं, उनको कहा जाता है जेनेटिक डिजीज। तो जीन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। रोग क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जेनेटिक डिजीज कहलाते हैं। याद रखना, सभी जेनेटिक डिजीज वंशागत नहीं होती हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी जेनेटिक डिजीज हेरिडिटरी हों। सभी आनुवांशिक रोग वंशागत नहीं होते हैं। वंशागत का मतलब क्या होता है? वंशागत रोग का मतलब होता है हेरिडिटी। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? वंशागत रोग के नाम से जानते हैं। सभी वंशागत रोग आनुवांशिक होते हैं। ऑल हेरिडिटरी डिजीज आर जेनेटिक डिजीज। लेकिन सभी जेनेटिक डिजीज वंशागत हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। सभी आनुवांशिक रोग वंशागत नहीं होते हैं। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहले अपन इसमें कुछ बात करते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो पुरुषों में पाई जाती है XY और महिलाओं में पाई जाती है XX।
यदि एक्स क्रोमोसोम प्रभावी हो जाता है या अप्रभावी हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो उनको कहा जाता है एक्स सहलग्न वंशागति। क्या बोलते हैं? एक्स सहलग्न वंशागति। और कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इनमें से एक्स सहलग्न वंशागति का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, एक्स लिंग सहलग्न वंशागति में दो रोग आते हैं। एक तो कलर ब्लाइंडनेस आता है, वर्णांता, और एक आती है हीमोफीलिया। ये दो रोग आते हैं एक्स सहलग्न वंशागति से संबंधित रोग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स लिंग सहलग्न वंशागत रोग। वंशागति एक्स सेक्स, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हेरिडिटी। और इसमें हम दो रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक तो हीमोफीलिया और एक वर्णांता। एक तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा एक रोग होता है इसके अंदर जिसका नाम है वर्णांधता, या इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, हीमोफीलिया पर। सबसे पहला तो इसके बारे में किसने बताया था? जोहन कोटो ने बताया था। किसने बताया था? जोहन कोटो ने बताया। हीमोफीलिया के बारे में किसने बताया था? जोहन कोटो ने बताया था। याद रखना, हीमोफीलिया एक वंशागत रोग है। लिख चुके हैं हम पहले भी, फिर से एक बार मैं याद कराने की दृष्टि लिख देता हूं। वंशागत रोग है ये, हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटी होती है इसकी, हेरिडिटी डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। वंशागत रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका क्या होता है? संचरण होता है। सामान्यतया इस रोग में होता क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं होता, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। व्यक्ति को चोट लग जाती है तो इसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त लगातार बाहर बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी बॉडी में, ब्लड में 13 रक्त स्कंदक कारक होते हैं, 13 ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं। उनकी एब्सेंस के कारण कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया होता है। तो चोट लगने पर रक्त स्कंदन नहीं होता है। क्या होता है इस रोग में? चोट लगने पर रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, अर्थात ब्लड फ्लो कंटिन्यूअस रहता है, ब्लड फ्लो लगातार बना रहता है। जब पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक खतरनाक रोग है, याद रखना। कारण क्या है इसका? कारण है इसका, रीजन क्या है? रक्त स्कंदक कारकों की अनुपस्थिति। रक्त स्कंदक कारकों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर। रक्त स्कंदक कारकों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? याद रखना, हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है। इसे दोस्तों शाही रोग कहते हैं। वैसे विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखना। मैं लिख देता हूं यहां पर, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है।
ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और इसको ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, ब्लीडर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको दोस्तों शाही रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाही रोग कहते हैं इसको, रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया परिवार से मानी जाती है, शाही खानदान से इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शाही रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इसकी वाहक थी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया जो इसकी वाहक मानी जाती है, पहली कैरियर मानी जाती है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाली। इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया या शाही परिवार से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, रॉयल फैमिली से मानी जाती है, रॉयल फैमिली से मानी जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहा जाता है। ये वाहक थी। वाहक और रोगी का मतलब क्या होता है, जनरली ये जो डिजीज होती है वो पुरुषों में होती है, महिलाएं इसकी क्या होती हैं दोस्तों, वाहक होती हैं। वाहक का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम फीमेल के द्वारा होता है। पुरुषों में ये बीमारी होती है, महिलाओं में बीमारी नहीं होती है। अर्थात ये स्वयं रोग की वाहक थी, इसी ने इस रोग का क्या किया था, प्रसार किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शाही रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया की जो जीन होती है दोस्तों, वो एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है, जो कि अप्रभावी होती है, रिसेसिव होती है, इसलिए इसको अप्रभावी विकार भी कहा जाता है। तो हीमोफीलिया की जो जीन है वो कैसी होती है, याद रखना, हीमोफीलिया की जीन, हीमोफीलिया की जो जीन है वो जीन कैसी होती है, तो एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है और ये अप्रभावी होती है, रिसीसिव होती है, डोमिनेंट नहीं होती है। ये कैसी होती है, रिसीसिव होती है, अप्रभावी होती है। यह रोग जनरली क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम बताएंगे एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन उस लड़की की मृत्यु जन्म के तुरंत पश्चात हो जाती है। तो जनरली मेल में होता है, जनरली पुरुषों मेल में होता है, तथा फीमेल या महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसके द्वारा पहुंचता है, महिलाओं के द्वारा ये पहुंचता है। आई की बात समझ में। तो व्यक्ति को चोट लगने पर अक्का थक्का नहीं बनता है, और चोट लगने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसका निर्माण नहीं हो पाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता इस रोग में। हमारी बॉडी में रक्त का थक्का निर्माण के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण इसमें नहीं हो पाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, हीमोफीलिया जो होता है ना, वो वैसे कई जगह आपको 2 प्रकार का लिखा मिलेगा, कई जगह 3 प्रकार का लिखा मिलेगा। नॉर्मली हमसे ए और बी पूछा जाता है, फिर भी कोई पूछ ले तो सी भी मैं आपको बता देता हूँ। हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स, सबसे पहला हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया सी।
हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी और एक होता है हीमोफीलिया सी। एक तो होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी और एक होता है हीमोफीलिया सी। सबसे पहले एक ही बात करते हैं हम, ये तीन टाइप का हो गया, एक तो हीमोफीलिया ए हो गया, एक हीमोफीलिया बी हो गया, एक हमारा हीमोफीलिया सी हो गया। इनमें मेन याद रखना है कि किस हीमोफीलिया में किस रक्त स्कंदक की कारक की कमी होती है। टोटल हमारे 13 ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें 8th नंबर की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया ए, 9th नंबर का फैक्टर कम पड़ जाता है तो हीमोफीलिया बी, और यदि 11th नंबर का फैक्टर कम पड़ जाता है तो वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी। तो ये कब होता है, तो 8th नंबर का रक्त स्कंदक कारक, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है। और 8th नंबर का जो रक्त स्कंदक कारक होता है उसको कहते हैं वैसे एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। क्या कहा जाता है इसको, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं AHG। क्या बोलते हैं इसको, AHG कहा जाता है। तो हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की जब कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया ए बोलते हैं। हीमोफीलिया बी में होता है 9th नंबर का, 9th ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है। 9th नंबर के ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर को बोलते हैं क्रिसमस। क्या बोलते हैं, क्रिसमस बोलते हैं, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन मेन है ये क्रिसमस डिजीज। इसको क्या बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक सी भी याद रख लेना, जब 11th नंबर के रक्त स्कंदक कारक की अनुपस्थिति हो जाती है, 11th ब्लड कोगुलेटिंग की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया 3 प्रकार का हो गया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और एक हो गया हीमोफीलिया सी। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा ये रोग, लेकिन अपन को अच्छे से इसको याद करना है। दोस्तों कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं हो। आपने इस टॉपिक को 2 घंटे पढ़ा और उसमें से आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 2 की जगह चाहे उसको 3 पढ़ लो, लेकिन उसका क्वेश्चन सही होना चाहिए। या फिर उस टॉपिक को छोड़ दो, या फिर उस टॉपिक को छोड़ दो। कई बार छोड़ना इसलिए नहीं चाहते, हो सकता है बिल्कुल सिंपल प्रश्न आ जाए, इसलिए मैं कहता हूं टॉपिक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ तो हल्का फुल्का पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास समय अच्छा है, ज्यादा है, तो हम उस टॉपिक को डीपली पढ़ना चाहिए ताकि उसमें से आने वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। यदि समय हमारा पास में है या नजदीक है, एग्जाम हमारा समय बहुत कम है, तो आप सरसरी निगाहों से भी देख सकते हो, उससे भी कई बार हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप सभी जानते हो पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में XX होते हैं। कुछ मैं निर्देशांक लिख रहा हूं आपके सामने, यदि XX लिखा हुआ है इसका मतलब तो है नॉर्मल फीमेल है, सामान्य मादा है। कैसी है, सामान्य मादा है, या इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फीमेल के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है XHX, इसका मतलब है कि H का मतलब है हीमोफीलिया, और जब एक क्रोमोसोम पर H लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं वाहक, कैरियर, और जब दोनों पे बना हुआ है तो उसको बोलते हैं हीमोफिलिक। क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक। तो ये कैसी मादा है, ये वाहक मादा है। कैसी मादा है, ये वाहक मादा है, या इसको कैरियर फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर फीमेल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि स्वयं तो सामान्य है लेकिन रोग का प्रसार करेगी। वाहक मादा का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्वयं खुद स्वस्थ है,
स्वयं सामान्य है, लेकिन रोग की वाहक है, रोग का प्रसार करेगी, रोग को फैलाएगी, रोग का प्रसार करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है वाहक मादा। क्या कहते हैं दोस्तों? वाहक मादा के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिक रोग वाला पार्ट है ये। वाहक मादा स्वयं सामान्य है लेकिन रोग का प्रसार करती है। आगे हम बात करें, अगर ऐसे आ जाए XH XH, ये क्या है? XH का मतलब होता है दोनों पर हीमोफीलिया का जीन है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोफिलिक मादा। हीमोफिलिक मादा ये बहुत रेयरली होती है, याद रखना, बहुत कम। हीमोफिलिक फीमेल होती है, रेयरली फाउंड, बहुत कम पाई जाती है, रेयरली होती है। इसकी पैदा होते ही, जन्म लेते ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते ही डेथ हो जाती है, इसलिए ये आगे नहीं बचती है। अगर ऐसा लिखा हुआ है XY तो लिख सकते हैं अपन सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष आप जानते हो XY, इसका मतलब इसमें ना तो रोग है ना ही कोई रोग का वाहक है। पुरुष तो वाहक हो ही नहीं सकता, महिला वाहक होती है। अगर ऐसा है XHY तो इसका मतलब है रोगी पुरुष, या इसको कह सकते हैं हीमोफिलिक नर। क्या बोलते हैं? हीमोफिलिक मेल कहते हैं इसको, हीमोफिलिक मेल या हीमोफिलिक नर के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया प्राय जनरली मेल्स के अंदर ही पाया जाता है। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स, इसमें पुरुषों में हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होता है। महिलाएं तो इसकी क्या होती हैं? वाहक। तो ये कुछ पॉइंट अपन को याद रखने हैं। अब इन पर आधारित अपन 3 क्वेश्चन करते हैं। कई बार एक थोड़ा सा टफ बना के क्वेश्चन दे देता है, टफ कुछ भी नहीं है, आता है तो सिंपल है, नहीं आता है तो कठिन है। कई बार कह देता है कि वाहक मादा वाहक है, मां कैरियर है, पिता सामान्य है, तो होने वाली संततियों में बच्चों के संभावित दर बताइए, बच्चों में कितने बच्चे रोगी होंगे, कितने बच्चे सामान्य होंगे, जो नर मादा हैं उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों का अनुपात क्या होगा। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक बार जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है दोस्तों? केस फर्स्ट है मादा वाहक है। मादा कैसी है? वाहक है, यानी हम कह सकते हैं कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल है। और पुरुष कैसा है? सामान्य नर है। दोनों का क्रॉस कराना है, नॉर्मल मेल है। अब अपन अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यदि मादा वाहक है तो उसको आप कैसे लिखोगे? मादा वाहक है तो आप ऐसे लिख सकते हो XHX, X हीमोफिलिक X, और पुरुष सामान्य है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो XY। अब इनका हमें क्रॉस कराना है। क्या कराना है दोस्तों? क्रॉस कराना है। क्रॉस कराना है तो कैसे कराएंगे क्रॉस? देखो, एक चेकर बोर्ड द्वारा बनाते हैं। देखो इधर सबसे पहले एक तरफ तो रख दो XY, मादा वाहक है तो ये लिख दो XHX, दोनों कॉमन, दोनों कॉर्नर भर दो इसके। ये तो क्या हो गया? फीमेल का हो गया। ये इधर वाला तो अपन ले रहे मेल का, और ये किसका हो गया? फीमेल का। इधर वाला फीमेल का है XHX, और सामान्य क्या है? XY लिख दो। क्रॉस कराओ। क्रॉस कराएंगे तो आप देखो क्या बनेंगे? XHX, XX, XHY और XY। इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया, दोनों क्रॉस करा के यहाँ लिख दिया, इन दोनों को यहाँ लिख दिया, इन दोनों का यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सीधी सी बात है, रिजल्ट आपके सामने है।
लड़कियां 50% तो लड़की होंगी, 50% लड़के होंगे, तो आप जानते ही हो। अब लड़कियां जो हैं जितनी भी, जैसे अगर माने पर 100% लड़की, जितनी भी लड़की होंगी उनमें 50% तो वाहक पुत्री होंगी, 50% तो कैसी होंगी, वाहक पुत्री होंगी। यानी ये 100%, अगर इस पूरे को 100 मानोगी जब तो 25 में करना है। और यदि ओनली लड़की लड़की की बात करें कि टोटल लड़कियों में से कितनी % वाहक हैं, तो 50% वाहक पुत्री आएंगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दे रखी है, इस तरीके से आपको समझना है। तो सामान्य पुत्री, वाहक पुत्री कितनी होंगी, 50%, और ये भी कैसी होंगी, 50% ही याद रखना, सामान्य पुत्री होंगी। यानी 100% में से ये तो हो गई कैरियर डॉटर, और ये हो गई नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। पुरुषों की बात, लड़कों की बात करें अपन, तो लड़कों में भी अपन ये कह सकते हैं कि 50% तो हीमोफिलिक सन होंगे, 50% तो हीमोफिलिक पुत्र होंगे, और 50% कैसे होंगे, सामान्य पुत्र होंगे। अगर पुत्र पुत्री की बात करें तो 50-50 बताओगे, टोटल संततियों की बात करें तो 25-25 बताओगे, संतति में तो ये चारों ही आएंगे। और संतति की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 25% वाहक पुत्री, 25% सामान्य पुत्री, 25% सामान्य पुत्र, और 25% सामान्य हीमोफिलिक पुत्र। लेकिन यदि अपन बात करें ओनली पुत्र पुत्री की बात करें, कितनी पुत्री और कितनी पुत्र होंगे, तो याद रखना आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर कैरियर फीमेल की शादी सामान्य नर से हो रही है तो हीमोफिलिक पुत्री कितनी होगी। इस क्वेश्चन आ जाए कि यदि मादा वाहक है और नर सामान्य है, तो बताओ हीमोफिलिक पुत्री की संख्या क्या होगी, हीमोफिलिक पुत्री की संख्या क्या होगी। तो हीमोफिलिक पुत्री की संख्या होगी इसमें 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि जब तक H दोनों पे नहीं आएगा तब तक उसको हीमोफिलिक फीमेल नहीं कहा जा सकता है। तो समझ में आई ये बात, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है, केवल ये आपको पता होना जरूरी। सामान्य नर है तो XY लिखोगे, रोगी है तो X के ऊपर H लगा देना है, मादा वाहक है पहले H पर लगाना है, मादा रोगी दोनों पे H आएगा। मादा रोगी तभी हो सकती है जब H दोनों पर प्रेजेंट हो, एक पर प्रेजेंट है तो केवल और केवल कौन होगी, वाहक होगी। कौन होगी, वाहक होगी। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। अगला आता है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, सामान्य मादा है। केस नंबर सेकंड में क्या है दोस्तों, सामान्य मादा है, यानी नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल फीमेल तो आप जानते हो, सीधा लिख दो XX। एक तरफ हमने हीमोफिलिक नर लिया है, एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, हीमोफिलिक नर, हीमोफिलिक नर। एक तरफ हम ले रहे हैं हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल का मतलब हो गया, क्या हो गया, XHX। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से अपन को कराना है। आप सीधा ऐसे भी करा सकते हो इनको, ये सॉरी फीमेल है तो बाई लिख सकते हो, यहाँ पर बाई लिख सकते हो। आप सीधा भी क्रॉस करा सकते हो इनको, एक तरीका आपके सामने ये भी है, देखो X को X से क्रॉस करा, X को XS से क्रॉस कराया, क्या बना, XHX। बताओ क्या बोलेंगे, वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे, वाहक पुत्री। अब X को बाई से करा दो, क्या बनेगा, सामान्य पुत्र। X को बाई से कराया तो क्या बना, सामान्य पुत्र। ऐसे भी क्रॉस करा सकते हो आप, जो आपको तरीका समझ में आए। इस X को इससे कराओ, क्या बनेगा, XHX, यानी क्या बोलेंगे, वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे, वाहक पुत्री। और इस X को इससे कराओगे तो क्या बनेगा, XY। XY बोले तो सामान्य पुत्र। कैसा पुत्र, सामान्य पुत्र प्राप्त होगा। यानी सामान्य पुत्र जो होते हैं ना, अगर अब देखो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि जब सामान्य मादा हो, हीमोफिलिक नर हो, तो बताओ कितने % पुत्र सामान्य होंगे। पुत्र, संतति नहीं, पुत्र। संतति आएगी तो अलग बात है, पुत्र शब्द आएगा, पुत्री शब्द आएगा तो अलग बात है। यहाँ पर सामान्य पुत्र 100% होंगे, क्योंकि जितने पुत्र हैं वो सब कैसे हो रहे हैं, सामान्य। तो 100% पुत्र सामान्य होंगे,
100% पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब बात आई पुत्री की, तो पुत्री देखो यहाँ पर भी वाहक है, यहाँ पर भी, यानी 100% पुत्री कैसी होंगी, वाहक होंगी। कैसी होंगी, वाहक होंगी। 100% पुत्री कैसी होती हैं, वाहक होंगी, कैरियर होंगी। आई क्या बात समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे कि बताओ कितना % पुत्र सामान्य होंगे, कितने % पुत्री वाहक होंगी। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। संतति की बात करें तो 25% हो जाएंगे टोटल। यदि 100 में इसको बांटें तो 25% वाहक पुत्री, 25% लेकिन इसमें तो आप ये कह सकते हो कि पुत्री जो हैं वो सारी वाहक हैं, पुत्र जो है वो सामान्य हैं, यानी आदि संततियां सामान्य होंगी, आदि संततियां वाहक पुत्री के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ये हो गया हमारा केस सेकंड। अगला आता है केस थर्ड। अगला आता है केस थर्ड। केस थर्ड में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर मादा वाहक लेंगे और नर हीमोफिलिक लेंगे। वाहक मादा, कैरियर फीमेल, वाहक मादा को अपन लिख सकते हैं XH, X वाहक मादा और हीमोफिलिक नर। हीमोफिलिक नर, हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल की बात करें अपन तो हीमोफिलिक मेल को अपन क्या लिख देंगे, XH बाई। क्या लिख देंगे, XH बाई। करा दो क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, पहले को पहले से मिलाना है, फिर पहले को दूसरे से मिलाना है, फिर दूसरे को पहले से मिलाना है, फिर दूसरे को दूसरा। रटना नहीं है, रटना नहीं है। पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से अपन को मैच कराना है। पहले को पहले से कराया तो क्या बना, XH XH। अरे भाई पुत्री ही रोगी हो गई। जब ये दोनों पर अवस्था आ जाती है ना तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस स्टेज, या इसको क्या कहा जाता है, समयुग्मजी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समयुग्मजी अवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस स्थिति में मादा कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी। कैसी होगी, हीमोफिलिक मादा होती है। इस स्थिति में मादा कैसी होगी बताओ, हीमोफिलिक मादा होगी। लेकिन जन्म के पश्चात इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जन्म के पश्चात इसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब, और ये रेयरली होती है, बहुत कम होती है। ऐसा होगा कब, प्रश्न बन गया। आप देखो यहां पर कि पुत्री रोगी हो सकती है, मादा रोगी कब हो सकती है, जब पिता सामान्य मादा रोगवाहक हो, पिता रोगी मादा सामान्य हो, या पिता रोगी हो और मादा रोगवाहक हो। तो आंसर हमारा यही होगा तीसरे नंबर का। जब पिता रोगी हो और मादा रोगवाहक हो तो होने वाली संततियों में चांस बनता है कि मादा रोगी भी हो सकती है। अगर अब देखो पहले को दूसरे से क्रॉस कराओ, क्या बना, XH बाई। भाई हीमोफिलिक पुत्र है। कैसा पुत्र है ये, हीमोफिलिक पुत्र है। फिर X को X से कराया तो XX सामान्य पुत्री, यानी जरूरी नहीं है कि सारी पुत्री रोगी ही हो, रोगी आदि पुत्री सामान्य भी पैदा होती हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी पुत्र रोगी हों, कुछ पुत्र, आधे पुत्र सामान्य भी पैदा हो सकते हैं, सामान्य पुत्र भी पैदा हो सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि 50% सामान्य पुत्र होंगे, 50% हीमोफिलिक पुत्र होंगे। यदि पुत्र पुत्री की बात करें तो 50 पुत्री की बात करें तो 50% सामान्य पुत्री होंगी और 50% ही कैसी होंगी, हीमोफिलिक पुत्री होती हैं। या हीमोफिलिक इसको मादा भी कह सकते हैं, या इसको हीमोफिलिक पुत्री कहते हैं। हीमोफिलिक पुत्री के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों तीनों की वंशागति, यानी हीमोफीलिया एक घातक रोग है, याद रखना दोस्तों। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो पहला रोग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है दोस्तों हीमोफीलिया।
क्या नाम है, हीमोफीलिया। थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है ताकि हमारा एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं हो। अब कहीं से पूछ ले एग्जामिनर, अब गलत नहीं होगा। तो पहला रोग हो गया हमारा हीमोफीलिया। दूसरा रोग आता है वर्णांधता। तो पहला रोग हमारा कौन सा हो गया, पहला रोग हो गया हमारा मेंडेलियन विकार के अंदर हीमोफीलिया, पहला रोग। अब अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा, वर्णांधता। सेकंड जो रोग आता है हमारा वो है दोस्तों वर्णांधता, या इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता क्या है दोस्तों, वर्णांधता पहली बात तो घातक रोग नहीं है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि इसको डेथ हो जाती है, बस इसमें दिक्कत एक ही है कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यह भी वंशागत रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता है। इसके बारे में हॉर्नर ने बताया था सबसे पहले। किसने बताया था, हॉर्नर ने बताया था। इसके बारे में हॉर्नर ने बताया, इसके बारे में हॉर्नर ने बताया था। एक वर्णांधता के लिए टेस्ट किया जाता है दोस्तों, जिसको होते हैं इशिहारा टेस्ट। वर्णांधता का जो टेस्ट होता है ना, जब सर्विस लगती है तो सर्विस में कहीं जैसे रेलवे वगैरह की सर्विस में जो मेडिकल होता है, तो इस रोग का पता लगाया जाता है कि वर्णांधता है या नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में भी यही नाम है, इशिहारा टेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इशिहारा टेस्ट। ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आपको इसमें दिखना चाहिए एक नंबर लिख रहा है सभी के अंदर। इसमें 25 नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी कोई नंबर लिखा हुआ है, ये 8 का नंबर बना हुआ है, ये 6 का नंबर बना हुआ है, ये 56 बना हुआ है, ये 29 बना हुआ है, ये 46 45 बना हुआ है। आपको भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस की जांच कराएं। हालांकि ये तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिया है, बहुत छोटा छोटा भी पीसीआर टेस्ट में दिया जाता है। तो इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में अंतर विभेद नहीं कर पाता है। इसकी जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है, जो कि अप्रभावी होती है। ये भी वंशागत रोग है। कैसा रोग है, वंशागत रोग है, हेरिडिटी डिजीज है। ये भी वंशागत रोग है, लेकिन घातक नहीं होता है, हार्मफुल, घातक नहीं होता, याद रखना। और ये जो रोग है ये घातक नहीं होता, याद रखना। इसकी जीन जो होती है, इसकी कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, तो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है, जो कि कैसी होती है, अप्रभावी होती है, रिसेसिव होती है। तो इसको भी हम एक्स लिंग सहलग्न विकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्स लिंग सहलग्न विकार कह सकते हैं। एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार भी इसको कहा जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर,
एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार भी इसको कहते हैं। इशिहारा टेस्ट है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। इसका जो रोगी है वो कौन कौन से रंग में, तो एक तो लाल, लाल तथा कौन सा रंग, हरा, लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। लाल तथा हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं वर्णांता रोग। क्या बोलते हैं, वर्णांता रोग बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। वर्णांता एक्चुअली 3 प्रकार की होती है। एक तो लाल रंग की भी होती है, एक हरे की होती है, 2 तो मेन है ही, एक नीले रंग की भी होती है, याद रखना, जो कि एलिंगी गुणसूत्र से संबंधित है। उसकी चर्चा अपन जनरल यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर मेनली 2 ही है, प्रोटोनोपिया और एक होता है ड्यूटेरोनोपिया। एक ट्राइटोनोपिया भी होती है। ट्राइटोनोपिया अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित होती है, जिसमें नीले रंग की वर्णांता होती है। कौन सी होती है, नीले रंग की वर्णांता होती है। तो वर्णांता मेनली 2 प्रकार की होती है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है दोस्तों प्रोटोनोपिया और एक होती है ड्यूटेरोनोपिया। प्रोटोनोपिया जो होती है ना, ये लाल रंग की वर्णांता होती है। ये कैसी होती है, लाल रंग की वर्णांता को क्या बोलते हैं, प्रोटोनोपिया कहते हैं। रेड कलर ब्लाइंडनेस, रेड कलर ब्लाइंडनेस। और जो प्रोटोन ड्यूटेरोनोपिया होती है ना, ये हरे रंग की वर्णांता होती है। कैसी होती है, ये हरे रंग की वर्णांतता होती है। ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रह जाएगा याद। 2 कलर की। एक मैं यहां पर नोट लगा के लिखता हूं, नोट में एक पॉइंट याद रखना, एक होती है ट्राइटोनोपिया और ट्राइटोनोपिया जो होती है ना, नीले रंग की वर्णांता होती है। नीला रंग की वर्णांतता होती है। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस जो कि अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित होती है, जो कि अलिंगी, अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, वहां पर लिंगी गुणसूत्र पढ़ रहे हैं, अलिंगी नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना। अलिंगी गुणसूत्र को बोलते हैं ऑटोसोमल, अलिंगी गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है, जिसको ट्राइटोनोपिया कहते हैं। तो मेन तो 2 ही प्रकार की होती है, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया। जिस प्रकार उसमें हमने वंशागति पढ़ी थी, सेम इसके अंदर भी क्या होगी दोस्तों, वंशागति होगी। वही शब्द आपको थोड़े से याद रखने हैं। सबसे पहले एक्स, एक्स आए तो सामान्य माता, नॉर्मल फीमेल। एक्स सी आ जाए तो इसको अपन कह सकते हैं वाहक मादा। कैरियर फीमेल। अगर एक्स सी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, वर्णांध मादा।
जो कि संभव है, याद रखना। एक्स वाई सामान्य नर, नॉर्मल मेल, और एक होती है एक्स सी बाई, इसको बोलते हैं रोगी नर, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध नर, वर्णांध नर, कलर ब्लाइंडनेस मेल, वर्णांध नर। आई क्या बात समझ में यहाँ तक? वो उसी की तरह है सेम। तो पहले वाला यदि हीमोफीलिया अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसमें इतनी तकलीफ नहीं आएगी। चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट की यदि हम बात करें तो वाहक मादा सामान्य नर, पहली स्टेज ले लेते हैं। अब यदि अपन मादा कैसी है? वाहक है, फीमेल है, कैरियर, और नर कैसा है? सामान्य है, सामान्य नर है, नॉर्मल मेल है, दोनों का क्रॉस करा दो। वाहक मादा को क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स सी एक्स, सामान्य नर को क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से कराया, क्या बना? एक्स एक्स सी, या पहले लिख दो, एक ही बात है, एक्स सी एक्स। क्या बोलेंगे बताओ? रोग वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। एक्स सी को इससे कराया, क्या बना? रोगी पुत्र। कैसा हुआ? रोगी पुत्र। एक्स को एक्स से कराया, क्या हुआ बताओ? सामान्य पुत्री। क्या हुआ? सामान्य पुत्री। और इस एक्स को इससे कराया, एक्स वाई से, इसको क्या बोला? रोगी पुत्र बोला। क्या बोला? रोगी पुत्र बोला। सामान्य पुत्र होगा, रोगी नहीं, सामान्य। एक्स वाई है ना, सामान्य पुत्र होगा। तो देखो यहां पर जितने पुत्र होंगे उनमें 50% तो रोगी पुत्र होंगे, 50% उसमें सामान्य पुत्र होंगे, 50% सामान्य पुत्री होंगी और 50% रोगवाहक पुत्री होंगी। पुत्र पुत्री की बात करें तो 50-50 बोलते हैं, टोटल संतति की बात करें तो 25-25 कहा जाता है। अगला है केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में उल्टा कर दो, सामान्य मादा वर्णांध नर, सामान्य मादा यानी नॉर्मल फीमेल, और वर्णांध कलर ब्लाइंडिक नर। वर्णांध कैसा है? नर है, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला कौन है? मेल है। कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य मादा है, एक्स एक्स लिख दो, इसको आप लिख सकते हो एक्स सी बाई। क्रॉस करा दो, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। पहले को पहले से कराया, क्या बना? एक्स सी एक्स। बताओ क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। एक्स को बाई से कराया, क्या बना? एक्स बाई। क्या बोलेंगे? सामान्य पुत्र। क्या बोलेंगे? सामान्य पुत्र। एक्स को एक्स सी से कराएंगे तो एक्स सी एक्स, क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। क्या बोलेंगे? रोग वाहक पुत्री। और इस बाई को एक्स से कराएंगे तो क्या बनेगा? एक्स बाई सामान्य पुत्र। क्या बोलेंगे? सामान्य पुत्र। यानी 50% तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पुत्री होंगी वो 100% पुत्री रोग वाहक होंगी। 100% पुत्री कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। और जितने भी पुत्र होंगे वो 100% कैसे पुत्र होंगे? सामान्य पुत्र होंगे। कैसे होंगे? सामान्य पुत्र होंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया? केस सेकंड हो गया। अगला हम बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड सेम उसकी तरह है। केस थर्ड में क्या लेना है आपको? वाहक मादा वर्णांध नर,
मादा वाहक है, फीमेल कैरियर है। कैरियर को आप लिख सकते हो एक्स सी एक्स, और वर्णांध नर है, वर्णांध नर है। वर्णांध नर को क्या लिख सकते हो, एक्स सी बाई, क्रॉस करा दो, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से। एक्स सी को एक्स सी से कराया, क्या बना, एक्स सी एक्स सी। इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों पर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोगी पुत्री को वर्णांध पुत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णांध पुत्री कहते हैं। याद रखना, एक्स सी को बाई से कराया, क्या बना, एक्स सी बाई। इसको क्या बोलेंगे, रोगी पुत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रोगी पुत्र बोलेंगे। एक्स को एक्स सी से कराया, एक्स सी एक्स। इसको क्या बोलेंगे, रोग वाहक पुत्री बोलेंगे। और इस बाई को इससे कराया तो इसको क्या बोलेंगे, सामान्य पुत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामान्य पुत्र बोलेंगे। आई क्या बात समझ में। तो ये तो गए सामान्य पुत्र 50%, रोगी पुत्र 50%, रोगवाहक पुत्री 50% और रोगी पुत्री 50%। आई क्या बात समझ में। तो ये इस तरीके से अपन को याद रखना है। फिफ्टी परसेंट और ये भी 50%। ठीक है, तो 50-50% का हमें क्या हुआ यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो ये है दोस्तों एक्स क्रोमोसोम से संबंधित वंशागति। एक्स क्रोमोसोम लिंग अप्रभावी विकार है, जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं बाई सहलग्न वंशागति। अब लिखिए आगे बाई सहलग्न वंशागति। केवल एक ही रोग पढ़ेंगे बस इसमें, बाई सहलग्न वंशागति। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा रोग बाई लिंग सहलग्न वंशागति है, हीमोफीलिया, वर्णांता, हाइपरट्राइकोसिस। तो याद रखना बाई सहलग्न वंशागति। और बाई लिंग सहलग्न वंशागति में इसका मतलब है कि इसका जीन होता है ना, वो बाई गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। का बाई क्रोमोसोम पर पाया जाना, उसमें तो एक्स क्रोमोसोम पे थी, इसमें बाई क्रोमोसोम पर पाया जाना क्या कहलाता है, बाई सहलग्न वंशागति के नाम से जानते हैं। और ये मेल टू मेल ट्रांसफर होता है, वो तो फीमेल टू मेल होता है,
या फीमेल टू फीमेल भी होता है, लेकिन ये मेल टू मेल ट्रांसफर होता है। ये नर से नर में संचरण होता है, इसका मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है। मेल टू मेल इसका ट्रांसमिशन होता है, याद रखना, मेल टू मेल ये ट्रांसमिट होता है। और इसको बोलते हैं वैसे मेल के अंदर होलेंड्रिक जीन के नाम से जाना जाता है, बाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। उस रोग का नाम है हाइपर ट्राइकोसिस, या इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव रोग। बाईलिग्न सहलग्न वंशागति में कौन आता है? हाइपर ट्राइकोसिस आता है। कर्ण पल्लव रोग आता है जिसमें कान पर लंबे लंबे बाल आने लगते हैं। देखा होगा आपने कई लोगों के, पुरुषों में विशेषकर, स्पेशली पुरुषों में होता है ये रोग। कान पर लंबे लंबे बालों का आना क्या कहलाता है? हाइपर ट्राइकोसिस रोग कहलाता है। इसी ये हमारा कान है, तो इस कान पर ऐसे बाल आते हैं, कानों पर बालों का आना, ये कहलाता है हाइपर ट्राइकोसिस रोग। कानों पर बालों का आना पुरुषों में होता है, हाइपर यानी ज्यादा, ट्राइकस यानी रोम, कानों पर ज्यादा रोम का आना, बालों का आना। तो ये पुरुषों में होने वाला रोग है, घातक नहीं है, बस रोग है। और 22 लिंग सहलग्न है। कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव बोले तो ईयर, पिन्ना, कर्ण पल्लव पर बालों का आना, कर्ण पल्लवों पर बालों का आना कैसा रोग है? बाईलिग्न सहलग्न वंशागति रोग है। तो ये हमारे 3 रोग हो गए। हाइपर ट्राइकोसिस हो गया, इसमें केवल एक ही रोग अपन को याद रखना है, और 2 हमने पढ़ लिए हैं एक्स लिंग सहलग्न क्रोमोसोम वंशागति के अंदर। अगले कुछ महत्वपूर्ण विकार और इसमें अपन पढ़ते हैं। मेंडेलियन विकार के अंदर एक रोग आता है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, एक रोग आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, और एक रोग आता है थैलेसीमिया। इनमें से कई बार आपके साइकोलॉजी के अंदर भी रोग मिल जाते हैं, साइकोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। एक बार 3rd ग्रेड में आया हुआ है रीट वगैरह में, PKU फिनाइलकीटोन्यूरिया पर आ चुका है क्वेश्चन। आप साइकोलॉजी के अंदर भी डिसऑर्डर पढ़ते हो, तो अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे आपके साइको में भी काम में आते हैं, जो टीचर भर्ती का एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी तो रोगों में तो चैप्टर है ही अपना। तो अगला जो मेंडेलियन विकार के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, मेंडेलियन विकार में मोस्टली 5 अपने आते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो सिकल सेल एनीमिया आता है, एक फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग आता है, एक थैलेसीमिया आता है, एक हीमोफीलिया आता है, और एक कलर ब्लाइंडनेस आता है। जिसमें से कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये एक्स लिंग सहलग्न क्रोमोसोम से संबंधित है, इसलिए इन दोनों के बारे में हमने अलग से पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, PKU और थैलेसीमिया। मेंडेलियन विकार के नाम से जाना जाता है इनको, मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर 5 रोग जनरली आते हैं अपने इसमें। एक बार नाम लिख लेते हैं अपन। सबसे पहला एक आता है हसियाकार कोशिका रक्तल्पता, सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार कोशिका रक्तल्पता पहला। दूसरा एक आता है इसमें
थैलेसीमिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोग है, वर्तमान में खूब सारे बच्चों को होता है थैलेसीमिया। एक रोग आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दुर्लभ वंशागत रोग है ये, PKU डिजीज बोलते हैं। देखो ज़्यादा नहीं तो उनका नाम तो हमें पता होना जरूरी है। जैसे आप आपके एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है जनरल में कि इनमें से कौन सा वंशागत रोग नहीं है या वंशागत रोग है, हालांकि वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। तो कम से कम हमें नाम पता होता है तो अपन सही कर सकते हैं भाई ये रोग वंशागत है, ये नहीं है। तो थैलेसीमिया। एक आता है हीमोफीलिया, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इनको मेंडेलियन विकार कहते हैं, हीमोफीलिया। और एक आता है अपना वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये 5 रोग अपने मेंडेलियन विकार में आते हैं मेनली, कई बार आ जाता है इनमें से मेंडेलियन विकार नहीं है, तो ये मेंडेलियन विकार है। ये 2 तो हमने पढ़ लिए हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार कोशिका रक्तत्वता। हसियाकार कोशिका रक्तल्पता, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हसियाकार कोशिका रक्तल्पता की बात करें, तो क्या है ये सिकल सेल एनीमिया? ये एलिंगी क्रोमोसोमल लग्न अप्रभावी लक्षण है। वही एलिंगी क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, लग्न अप्रभावी वो तो हो गए एक्स क्रोमोसोम, इसलिए हमने अलग से पढ़ लिया है। कॉमन में यदि अपन बात करें तो इसमें एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड नहीं होता, याद रखना, इसके अंदर इफेक्टेड होता है एलिंगी गुणसूत्र। एलिंगी का मतलब जो 44 वाले होते हैं ना, उनमें से क्रोमोसोम इफेक्टेड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एलिंगी क्रोमोसोमल लग्न अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिंगी क्रोमोसोमल, एलिंगी क्रोमोसोमल या एलिंगी गुणसूत्रीय लग्न अप्रभावी लक्षण, लग्न अप्रभावी लक्षण। इसको अपन कह सकते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर। एलिंगी क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी विकार है, इसका मतलब है कि एलिंगी गुणसूत्र इफेक्टेड होता है, जो जनकों से संतति में तभी एंट्री करेगा जब दोनों जनक जीन के वाहक हों। जब दोनों ही जनक कैसे हों? जीन के वाहक हों, यानी मेल और फीमेल दोनों ही जीन के वाहक होते हैं, तभी ये जनकों से संतति में प्रवेश करता है। यह है संतति, यानी बच्चों में संतति में तभी प्रवेश करता है जब जनक में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तब दोनों जनक बोले तो पेरेंटल, जब दोनों जनक का जीन जो होना चाहिए वो दोनों जनक जीन के क्या हो? वाहक हों, जीन के प्रभावित हों, जीन के वाहक हों, कैरियर हों। संतति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के क्या हो दोस्तों? वाहक हों। इसको अपन बोलते हैं विषम युग्मजीय, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। इसको लक्षण को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं, या इसको ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, 2 शब्द आते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव, एक आता है क्वालिटेटिव, एक आता है मात्रात्मक, एक आता है गुणात्मक।
किसी में तो मात्रा में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं मात्रात्मक, और जिसमें गुणात्मक क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं गुणात्मक। तो ये गुणात्मक समस्या है, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, याद रखना। यानी इसमें क्वालिटी में दिक्कत होती है। किसकी क्वालिटी में होगी वो अपन बात करेंगे। गुणात्मक समस्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि ये क्वांटिटेटिव भी होती है। सर क्या होता है गुणात्मक समस्या? तो गुणात्मक समस्या क्या होती है? गुणात्मक समस्या का मतलब होता है क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन इसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, यानी इसकी क्वालिटी में गिरावट आई, इसलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं। या इसमें नॉन फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन चेन का निर्माण होता है, या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन संश्लेषण होता है। नॉन फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन चेन या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है। दोषपूर्ण डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चेन से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा अपन डिटेल पढ़ते हैं इसकी हल्का सा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो इसमें दो चेन पाई जाती हैं। टोटल 4 चेन होती हैं, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। 2 तो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 ही इसके अंदर बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन जो होती हैं वो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती हैं। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से निर्मित होती हैं, और जो 2 बीटा चेन्स हैं ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती हैं। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से निर्मित होती हैं। ये बीटा ग्लोबिन से निर्मित हैं और ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से निर्मित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका संश्लेषण करने वाली, इस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जो जीन है वो क्रोमोसोम संख्या नंबर 16 पर पाई जाती है, और इसका संश्लेषण करने वाली जो जीन है वो क्रोमोसोम संख्या 11 पर उपस्थित होती है। तो इसका संश्लेषण करने वाली जो जीन है वो क्रोमोसोम संख्या 16 पर उपस्थित होती है, और ये होती है क्रोमोसोम संख्या 11 पर उपस्थित। इनका संश्लेषण करने वाली जीन क्रोमोसोम संख्या 11 पर उपस्थित होती है। भैया संख्या याद रखना 11, और इधर 16वें नंबर पर इसकी पाई जाती है, इसकी 11वें नंबर पर पाई जाती है। बीटा ग्लोबिन को संश्लेषित करने वाली जीन जो है वो है दोस्तों HbA, और HbA जो होती है वो गुणसूत्र संख्या 11 पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? गुणसूत्र संख्या 11 पर पाई जाती है। जब HbA जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो ये चेंज हो जाती है HbS। किसमें चेंज होगी? HbS। और HbS का मतलब ये है कि वो सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट है। क्या है वो? ट्रेट है। जैसे हमने उसमें लिखा था ना XC/, XCX, XX, इनका मतलब क्या है? तो इसमें भी 2 बातें अपन को याद रखनी है। कौन कौन सी हैं 2 बातें? एक तो बीटा ग्लोबिन को संश्लेषित करने वाली जीन, बीटा ग्लोबिन को संश्लेषित करने वाली जो जीन है इसको अपन लिखते हैं HbA, जो कि गुणसूत्र संख्या 11 पर होती है।
क्रोमोसोम नंबर 11 पर उपस्थित होती है। और जब इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, इसमें कोई जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, अचानक से कोई चेंज हो जाए, अचानक से कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो ये HBA किस में चेंज हो जाता है, HBS में बदल जाता है। म्यूटेशन होने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, HBS में बदल जाता है। किस में बदल जाता है ये, HBA किस में चेंज होगा, HBS के अंदर बदल जाता है। HBA नॉर्मल जीन है, HBS म्यूटेटेड जीन है, ये पता चल गया आपको। HBA ये तो कैसा जीन है, नॉर्मल जीन है। कैसा जीन है, नॉर्मल जीन। और HBS कैसा जीन है, तो ये म्यूटेटेड जीन है ये, यानी ये तो उत्परिवर्तित है। इसको अपन बोलते हैं उत्परिवर्तित जीन। क्या बोलते हैं इसको, उत्परिवर्तित जीन का नाम से जाना जाता है। तो तीन बातें हमारे सामने यहां पर आएंगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है HBA तो बताओ क्या बोलोगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है HBS लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है आपके सामने HBS, इन तीनों का मीनिंग पता होना हमें जरूरी है। अगर HBA है तो इसका मतलब नॉर्मल है। कैसा है मामला, नॉर्मल है। ऐसा तो होता है, सबकी बॉडी में होता है। HBS है, इसका मतलब है कि म्यूटेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया बाहक बोलते हैं, सिकल सेल ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया कैरियर है ये, यानी ये वाहक है। कैसा है ये, वाहक। और HBS है तो ये है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित। ये कैसा है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, याद रखना। तो ये बातें अपन को इसमें तीनों याद रखनी है। HBS का मतलब होता है कि HBS पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति में HBA होता है, लेकिन जब HBS म्यूटेशन हो गया, इसका मतलब HBS पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति की 50% RBC अफेक्टेड होती हैं, 50% RBC नॉर्मल होती हैं। यह व्यक्ति दिखने में तो सामान्य होता है, कौन सा, वाहक वाला व्यक्ति दिखने में तो सामान्य होता है, लेकिन ज्यादा कठिन कार्य नहीं कर पाता है। HBS ये जो वाला व्यक्ति है ना, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्मल आ जाता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को या इस स्थिति में कौन सा रोग नहीं होता है, तो इस व्यक्ति को याद रखना, मलेरिया रोग नहीं होता है। कौन सा रोग नहीं होता है, मलेरिया रोग नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया का परजीवी RBC में ही सर्वाइव करता है, और इसमें 50% RBC कैसी होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। इसलिए सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता है। ये बात अपन को जनरली याद रखनी है। ये व्यक्ति जो वाहक होता है ना, ये दिखने में सामान्य होता है, ये दिखने में सामान्य होता है, लेकिन अधिक मेहनत का काम नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क वगैरह नहीं करता है, ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाहक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वाहक की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये वाहक की बात कर रहे हैं। HBS थोड़ा सा कठिन है मामला, लेकिन थोड़ा सा अपन समझेंगे तो चीजें अपन को क्लियर होंगी। HBS जो जीनोटाइप है, उस व्यक्ति को कभी भी मलेरिया नहीं होता है, तो इनको कभी भी मलेरिया नहीं होगा, याद रखना। होता क्या है दोस्तों इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर, यदि अपन बात करें तो बीटा ग्लोबिन जो चेन है, उसका संश्लेषित करने वाली एक mRNA की 6 पोजीशन पर एक जेनेटिक कोड पाया जाता है, जिसका नाम है GAG। और GAG जो होता है दोस्तों, वो ग्लूटामिक एसिड, या हम ये कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड को कोडॉन करता है। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं, जेनेटिक कूट पाए जाते हैं, जेनेटिक कूट के लिए अमाइनो एसिड होते हैं।
इसमें होता क्या है, छठवें नंबर पर हमारे शरीर में ग्लूटामीन अमाइनो एसिड होता है। जब ग्लूटामीन अमाइनो एसिड के स्थान पर बेलिन नामक अमाइनो एसिड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। होता क्या है इसमें, सिकल का मतलब होता है हसिया, हसिया समझते हो, दांतड़ी होता है ना, दराती बोलते हैं, दांतड़ी बोलते हैं, घास काटने वाला, तो दराती टाइप की हो जाती है। आरबीसी का जो शेप होता है वो हसिया जैसा हो जाता है और जीवन काल मात्र 10 से 20 दिन रह जाता है। ऐसे व्यक्ति में हमेशा ब्लड की कमी बनी रहती है जिसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया, और ऐसे व्यक्ति में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगा तो उससे आसानी से वो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ ही होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन प्रॉपर नहीं होगा, आरबीसी की कमी बनी रहेगी, इसलिए उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या हसियाकार कोशिका रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, मेनली बीटा ग्लोबिन चेन को संश्लेषित करने वाला जो 6 नंबर पर अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामीन, उसके स्थान पर कौन आ जाता है, बेलिन। कई बार इनका जेनेटिक कोड आ जाता है, तो ग्लूटामीन जेनेटिक कोड को, ग्लूटामीन अमाइनो एसिड को कोड करने वाला जो जेनेटिक कोड है उसका नाम होता है GAG, और जो बेलिन अमाइनो एसिड होता है उसका नाम होता है GUG। क्या होता है, GUG। तो आगे अपन लिखते हैं इसमें बीटा ग्लोबिन चेन को, बीटा ग्लोबिन चेन को संश्लेषित करने वाले जो mRNA है, mRNA की 6th पोजीशन पर, mRNA की 6th पोजीशन पर GAG, या हम ये कह सकते हैं GAG जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट उपस्थित होता है। आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट उपस्थित होता है। और ये जो जेनेटिक कोड है ये किसको निर्देशित करता है, तो ये ग्लूटामिक एसिड का कोडोन है। ये कोडोन है, जिसे अपन कहते हैं ना साहब, इस ये ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, तो कोड होते हैं। ये हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, उनके लिए कोड है ये। जहां पर GAG लिखा हुआ है इसका मतलब है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का क्या है, ये कोडोन है। ग्लूटामिक एसिड का क्या है, ये कोडोन है, याद रखना। तो ये उपस्थित होता है। जब HbA में चेंज होता है, यानी म्यूटेशन होता है, परिवर्तित होता है, तब इस ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या जाता है, बेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड ये क्या है, अमाइनो एसिड है। क्या है ये, अमाइनो एसिड है, एमिनो अम्ल है। इस ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल आ जाता है, बेलिन। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में यही आएगा इस रोग के होने का कारण क्या है, तो कारण है ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर कौन आ जाता है, वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। और वेलिन अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड क्या होता है, GUG। क्या होता है, GUG। ये क्या है, जेनेटिक कोड है। ये क्या है, जेनेटिक कोड है। तो ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन अमाइनो एसिड के आ जाने से होता है। वेलिन अमाइनो एसिड के आने से कौन सा रोग होता है, याद रखना, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये बिंदु परिवर्तन का भी उदाहरण है। एक छोटा सा पॉइंट पर चेंज होता है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया एक बेस्ट एग्जांपल है बिंदु परिवर्तन का। इसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाता है,
हसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हसियाकार, शिकल शेप्ड हो जाता है। आरबीसी कार शिकल शेप्ड हो जाता है, इस तरीके की आरबीसी हो जाती है। ठीक है, ये आरबीसी इस तरीके की आरबीसी हो जाती है, हसियाकार हो जाता है। हसियाकार का मतलब है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। इस स्थिति में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का क्या होगा? संश्लेषण होगा। हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? संश्लेषण होगा, याद रखना। और जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो ओटो ट्रांसपोर्टेशन में बाधा उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन का परिवहन प्रॉपर नहीं हो पाता है, आरबीसी की कमी बनी रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्परिवर्तित जो जीन है उसकी संतति में पहुंचने की जो दर होती है वो 50% संभावना बनती है, याद रखना। नोट लगा के लिख रहा हूं। उत्परिवर्तित म्यूटेटेड जीन की संतति में, ऑफस्प्रिंग में म्यूटेटेड जो जीन है वो पहुंचने की दर कितने परसेंट होती है? 50% मानी जाती है। 50% संभावना बनती है कि म्यूटेटेड जीन संतति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। मलेरिया जहां ज्यादा होता है, जहां पर ज्यादातर लोगों में HbA-HbS एंटीजन पाया जाता है, जीनोटाइप वाले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये मलेरिया से बचने का एक उपाय है, जो कि मलेरिया का एक प्रतिरोधी माना जाता है। HbA-HbS, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता है। तो ये रोग हमने कौन सा पढ़ा है दोस्तों? सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात की है। सिकल सेल एनीमिया, या इसको क्या बोलते हैं? हसियाकार कोशिका रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। अगला रोग आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया
सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ लिया। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी, जबकि ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया की जो खोज की थी दोस्तों, वो कूले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी डिस्कवरी की बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो कूले के द्वारा इसकी खोज की गई है। कूले के द्वारा इसकी खोज की गई है। एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ये। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, वो है क्वालिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव, यानी ये मात्रात्मक समस्या है। कैसी है ये? मात्रात्मक समस्या है। मात्रात्मक समस्या है ये, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मात्रात्मक समस्या है ये। और एलिंगी क्रोमोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार के नाम से जाना जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जीन भी इसको कहते हैं। एलिंगी, जैसे हमने उसमें लिखा था सेम इसमें लिखेंगे, एलिंगी क्रोमोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन विकार है ये। इसको अपन कह सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जीन डिसऑर्डर है। एलिंगी क्रोमोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन विकार है, या इसको अपन कह सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जीन ऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, उसमें तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण हुआ था, इसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम होता है, तभी तो हमने कहा है इसको मात्रात्मक समस्या है। तो इसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम होता है। हीमोग्लोबिन का क्या होता है? संश्लेषण कम होता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन की टोटल 4 श्रृंखलाएं होती हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी। हीमोग्लोबिन की टोटल कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 4 श्रृंखलाएं होती हैं। कौन कौन सी? 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। 2 तो अल्फा चेन होती हैं और 2 ही क्या होती हैं? बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 ही कैसी होती हैं? बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन जो है, इनका संश्लेषित करने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम संख्या नंबर 16 पे है और इसका क्रोमोसोम संख्या नंबर 11 पे है। अपन बात कर चुके हैं, ये 16 पर है और ये 11 पर है। थैलेसीमिया एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। थैलेसीमिया जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। दोनों के बारे में बात करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में तो अल्फा श्रृंखलाओं का निर्माण कम होता है और बीटा थैलेसीमिया में बीटा श्रृंखलाओं का निर्माण कम होता है। अल्फा श्रृंखलाओं का निर्माण कम होगा और इसमें बीटा श्रृंखलाओं का निर्माण कम होगा। तो अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो अपन पढ़ चुके हैं कि अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स होती है हीमोग्लोबिन की, जो कि क्रोमोसोम संख्या नंबर पर 16 पर उनकी जीन होती है। इस जीन का नियंत्रण किया जाता है कुछ सहलग्न जीनों के द्वारा, उन जीनों में कमी हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। और ऐसी बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कम होता है और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ऐसे शिशुओं को जीवित रखने के लिए
हर 15 दिन में उनका रक्त बदलना आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया का एक सिम्टम्स है कि इनका बार बार रक्त बदलना पड़ता है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? तो परमानेंट ट्रीटमेंट है दोस्तों अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, जिसको कहा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें मेन लक्षण क्या होता है? मेन लक्षण होता है कि हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण तो होता ही है, साथ में कम होता है, अल्फा बीटा दोनों प्रकार की ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कम होता है। इसमें हीमोग्लोबिन संश्लेषण उचित तरीके से नहीं होता है या प्रॉपरली नहीं होता है। ऐसे शिशुओं को जीवित रखने हेतु प्रत्येक 15 दिन में रक्त बदलना आवश्यक होता है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो परमानेंट ट्रीटमेंट है दोस्तों अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, उसी से परमानेंट छुट्टी इसमें मिलती है। तो ये रोग था दोस्तों हमारा थैलेसीमिया। क्या नाम है इस रोग का? थैलेसीमिया। वर्तमान में कई शिशु इस रोग से पीड़ित हैं। थैलेसीमिया से एक खतरनाक बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें बच्चे का बचना इतना संभव नहीं होता है। प्रत्येक 15 दिन के अंदर इसका पूरा ब्लड बदलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो कि हमें इसमें याद रखनी है। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। अगला और एक फाइनल रोग है 5 नंबर का मेंडेलियन विकार। रोग तो इसके बाद और भी हैं, बाकी जो अपने मेंडेलियन विकार के अंदर आता है वो आता है PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको शॉर्ट में कहा जाता PKU। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? एक तो होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं एलोसोम्स। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं इसको। एलिंगी अप्रभावी विकार है, इसका मतलब इसके अंदर ऑटोसोम्स इफेक्टेड होता है। एलिंगी गुणसूत्र प्रभावी होते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो 12 होता है उस पर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन होती है। ये एंजाइम क्या काम करता है? कि एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है वो फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन के अंदर चेंज करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलिनिन, और फिनाइल एलिनिन जो बदलता है वो टायरोसिन के अंदर बदलता है। टायरोसिन में बदलने का काम जो करता है वो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता है।
होता क्या है, जब इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनमें जीन डिफेक्ट होता है, और जब जीन डिफेक्ट होगा तो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, एंजाइम बन ही नहीं पाता। जब फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाएगा तो फिनाइल एलिनिन टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। जब फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में चेंज नहीं होगा तो शरीर में फिनाइल एलिनिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मात्रा बढ़ेगी तो जो फिनाइल एलिनिन है वो कुछ डेराइव्ड बनाता है, कुछ व्युत्पन्न पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे पायरुविक एसिड बन सकता है, कुछ अन्य डेराइव्ड भी बन सकते हैं, जिसके कारण मेंटली वीकनेस आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। बहुत ही खतरनाक रोग है ये, दिखने में सामान्य दिखते हैं। याद रखना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो बच्चे दिखने में आपको सामान्य दिखेंगे। अभी अपन कई सारे डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसके अलावा सुपर फीमेल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। वो दिखने में आपको नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्रोमोसोमल इफेक्ट होता है, कोई ना कोई उसमें गुणसूत्र विकार जरूर होता है, जिसकी वजह से उसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो भविष्य में बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। स्टार्टिंग में डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है वो नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसके लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वो बताएंगे उसके बारे में, पर डाउन सिंड्रोम वगैरह क्या होता है। तो ऐसा ये रोग है, इसमें दिखने में व्यक्ति नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसमें मेंटली वीकनेस आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, अपने आप को बहुत कमजोर बनाता है व्यक्ति, कमजोरी उसको महसूस होती है, और पूरे प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, आईक्यू लेवल उसका क्या रहता है, वीक रहता है। किडनी द्वारा एब्जॉर्बेशन भी इसमें नहीं हो पाता है, यानी किडनी भी इसमें अफेक्टेड होती हैं। और होता क्या है दोस्तों, जिसमें फिनाइल एलिनिन सीधा ही मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक वंशागत रोग है, याद रखना, हेरिडिटरी डिजीज है ये, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। एक तो होते हैं 100% वंशागत, एक होते हैं कुछ जेनेटिक डिजीज हैं जो कि प्रॉपरली हेरिडिटरी नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर रोग वंशागत हो, जैसे अपन एक आगे पढ़ने वाले हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ऐसा रोग है जो 22वें और 9वें जब क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है तब कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया रोग होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब पिताजी को है तो बेटे को 100% होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। वो म्यूटेशन की वजह से होता है, उत्परिवर्तन की वजह से होता है। भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जनरली ट्रांसफर होने का चांस उनका ज्यादा रहता है, तो इसके अंदर किडनी के द्वारा एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसीलिए इसको कहते हैं। जहां यूरिया शब्द आता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो यूरिन से उसका क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो लिखते हैं इसके अंदर अपन मेन पॉइंट है जो, सबसे पहला ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, हिंदी में बोलेंगे इसको एलिंगी अप्रभावी विकार, एलिंगी अप्रभावी विकार है। एक बार साइकोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना, साइको के अंदर भी ये जो पार्ट है ना अपना टीचर भर्ती में, साइकोलॉजी में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम संख्या 12, क्रोमोसोम संख्या नंबर 12 पर कौन सा जीन होता है, तो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन होती है, पर स्थित जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन उपस्थित होती है। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन पाई जाती है। ये एंजाइम, ये जीन क्या काम करती है, ये एंजाइम जो है वो क्या काम करेगा, ये जो एंजाइम है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन अमाइनो एसिड में बदलता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड में चेंज करता है। अब सीधी सी बात है कि जो काम करेगा यदि वो व्यक्ति नहीं होगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा।
जब ये एंजाइम ही काम कर रहा है तो एंजाइम नहीं होगा, तो फिनाइल एलिनिन टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होगा। PKU से ग्रसित रोगी में, ग्रसित व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण फिनाइल एलेनिन टायरोसिन अमाइनो एसिड में नहीं बदल पाएगा, टायरोसिन अमाइनो एसिड में नहीं बदल पाता है, जिसकी वजह से शरीर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ेगी तो कुछ व्युत्पन्न बनेंगे। तो शरीर में पायरुविक एसिड तथा अदर डिराइव्ड फॉर्मेशन होता है, कुछ अन्य व्युत्पन्न का निर्माण होता है, कुछ अन्य व्युत्पन्न बन जाते हैं, जिससे मानसिक दुर्बलता आ जाती है। मानसिक दुर्बलता, मेंटली वीकनेस, मानसिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है व्यक्ति। और इसमें फिनाइल एलेनिन किडनी द्वारा एब्जॉर्वेशन कम हो जाता है, किडनी द्वारा एब्जॉर्वेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। या इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, PKU डिजीज के नाम से जाना जाता है। और मूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। मूत्र द्वारा बाई यूरिन इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। बाई यूरिन इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, PKU डिजीज के नाम से जानते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। तो इसको PKU डिजीज बोलते हैं। एक होता है ऐसा ही एल्केप्टोन्यूरिया, पढ़ा होगा आपने एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, एल्केप्टेन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको काला मूत्र रोग कहा जाता है, कृष्ण मूत्र रोग कहते हैं, क्योंकि उसमें यूरिन वायु के संपर्क में आते ही काला पड़ जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कृष्ण मूत्र रोग कहते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा रोग था दोस्तों हमारा, ये हमारा था PKU डिजीज, इसे फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये थे दोस्तों, हमने आज की क्लास में जो बात की है वो जेनेटिक डिजीज के बारे में बात की है। अभी हमारा जेनेटिक डिजीज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं। एक तो जैसे अपन पढ़ेंगे ल्यूकेमिया है, इसके अलावा अपन बात करेंगे क्राइडोकैट सिंड्रोम है, टाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इसके अलावा सुपर फीमेल सिंड्रोम है। इनके बारे में अपन आगे इसमें बात करेंगे। एक ल्यूकेमिया रोग भी आता है, ब्लड कैंसर का आपने नाम सुना होगा। हमारी जो शरीर में, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स की संख्या 44 प्लस XY तो होती है मेल के अंदर, और 44 प्लस XX होती है फीमेल के अंदर। इधर वालों को तो कहते हैं ऑटोसोमल या ऑटोसोम्स। तो इनमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और इधर वालों में कोई गड़बड़ी होती है तो इसको बोलते हैं एलोसोमल डिसऑर्डर। एलोसोमल डिसऑर्डर। तो कई बार तो क्वेश्चन सीधा यही आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कौन सा एलोसोमल डिसऑर्डर है। किसमें लिंगी गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, किसमें अलिंगी गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। जैसे हम बात करें ऑटोसोम्स और एक होती है एलोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है अलिंगी गुणसूत्र प्रभावित होना, अलिंगी गुणसूत्र अनियमितता, अलिंगी गुणसूत्र अनियमितता। और एलोसोमल का मतलब होता है लिंगी गुणसूत्रों में अनियमितता, लिंगी गुणसूत्रों में अनियमितता। इसमें अलिंगी गुणसूत्रों में अनियमितता और एक होती है लिंगी गुणसूत्रों में अनियमितता। ये तो कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होते हैं? क्रोमोसोमल। यानी अलिंगी गुणसूत्र प्रभावित होने से हो सकता है और एक लिंगी गुणसूत्र प्रभावित होने से हो सकता है। और एक रोग और आता है इसके अलावा, इसे जीन में डिफेक्ट हो सकता है, किसी म्यूटेशन के कारण हो सकता है। एक रोग है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसका नाम है SMA डिजीज। इनको पढ़ने से पहले अपन एक रोग और पढ़ते हैं इसमें, जिसका नाम है SMA डिजीज। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये भी एक दुर्लभ वंशागत विकार है। मेंडेलियन विकार तो हमारे हो चुके हैं, याद रखना। बाकी दुर्लभ वंशागत विकार है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। नाम सुना है कि इसका? थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर इसका काफ़ी नाम आया था। लास्ट ईयर 2024 में काफ़ी नाम आया था। याद हो तो आपको, धौलपुर के SHO साहब थे, उनके बच्चे को डिजीज हो गई थी। बड़ी खतरनाक डिजीज है, बहुत महंगा इसका ट्रीटमेंट है। ऐसा बच्चा, वैसे आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि ऐसा बच्चा जो होता है वो चलने उठने बैठने में समर्थ नहीं होता। लगभग साल भर के बाद बच्चा जब पैर लेता है तब इसका एहसास होता है पेरेंट्स को कि बच्चा ना तो इसमें खड़ा रह पाता, ना बच्चा इसमें चल पाता है, बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि ये स्पाइनल डिसऑर्डर है, ये मेरु तंत्रिकाओं का डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें ये आपको दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड में इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इसकी टेढ़ी होती है, स्पाइनल जो नर्व होती है वो नर्व प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जिसके कारण बच्चा ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना घूम फिर सकता है, केवल बच्चा इसमें सोता रहता है। और इसके लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जोगलेंसेमा, जिसकी कीमत है दोस्तों 17 करोड़। 17 करोड़ रुपए का इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है,
जो एसएचओ साहब थे उनके बच्चे को बीमारी हुई थी, तो उन्होंने उनके लिए वहाँ के जो आईजी साहब हैं उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी किया था कि जितना हो सके, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, या कोई भी व्यक्ति जो इसको कुछ मदद कर सके रुपए पैसे की, तो वो अवश्य 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, लाख, 10 लाख, जितना हो सके दान करे उसके लिए। तो एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा एक मुहिम चलाई गई थी। हालांकि कई बार अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है फर्जी होगा, पता नहीं क्या मामला है, बाकी ये मामला सही था, क्योंकि वहाँ के जो विभाग द्वारा भी इसका सर्कुलर जारी किया गया था। उसके बाद ये बीमारी एक बच्चे में और देखने को मिली है। सीकर में नीम का थाना है, उस नीम के थाने में भी ये बीमारी देखने को मिली है। इसमें 17 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। बड़ी खतरनाक बीमारी है और ये 2 साल से पहले पहले इसका इंजेक्शन लगता है। तो अभी राजस्थान में 2 बच्चे इसके आए थे लास्ट ईयर, एक तो नीम के थाना में आया था, एक धौलपुर के एसएचओ साहब थे, उनके बच्चे को भी बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उनको हालांकि जेके लॉन में प्रॉपरली इंजेक्शन लगा दिया गया था। एक मुहिम चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो गवर्नमेंट ने भी उसका साथ दिया था थोड़ा सा। और जितने भी लोग थे, चाहे वो इंडिया, अपने राजस्थान स्टेट, जिसको भी पता चला, उसने 1 रुपए से लगा करके जितना जिसकी क्षमता होती है उतना दान किया। तब जाकर के 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मंगवाया गया था। ये फॉरेन से मंगवाया जाता है, विदेश से, और फिर यहाँ पर इसको जेके लॉन हॉस्पिटल जयपुर के अंदर इसको लगाया गया था। अब वो बच्चा स्वस्थ है, आगे का पता नहीं है। बाकी इस तरीके का एक डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें स्पाइंस जो होती है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो तिरछी हो जाती है, ना बच्चा चल सकता है, ना उठ सकता है, बैठ सकता है, चलने में असमर्थ रहता है। 2 साल से पहले पहले इसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। तो बड़ा खतरनाक रोग है, नाम याद रखना, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SMA डिजीज। और ये वंशानुगत रोग है, दुर्लभ वंशानुगत रोग के अंदर आता है। ये अगली पीढ़ी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट को ऐसे जो डिजीज है उनका इलाज फ्री में करना चाहिए, लेकिन फिर भी 17 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी बात होती है। आम आदमी के लिए क्या, एक सर्वेंट है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी भगवान दुआ से बच्चा अभी सही सलामत है। और इस तरीके की बीमारी होती है। ये तो मैंने एक डायग्राम लिया है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। इसमें देखो क्या होता है, डिफिकल्टी च्यूइंग एंड सोलिंग, भोजन को निगलने में, चबाने में तकलीफ होती है। ना बच्चा भोजन निगल सकता है, ना भोजन चबा सकता है। अब देखो ये तो कितना बड़ा मेन सिम्टम है भाई, खाना तो व्यक्ति खाएगा ही खाएगा बच्चा। डिफिकल्टी विथ हेड मूवमेंट्स, सिर को घुमा नहीं सकता, सीधा बैठा तो बच्चा सीधा ही बैठा रहेगा, ऐसे घुमा नहीं सकता, अचानक से मूवमेंट नहीं कर सकता, बहुत स्लो इसके अंदर मोशन होते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। कर्व्ड स्पाइन, स्पाइन जो होती है मेरुरज्जु कर्व होती है, धनुषाकार में मुड़ जाती है, सीधी नहीं होती, बच्चा सीधा नहीं बैठ सकता। वीक लिम्स, पैर जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, बच्चा खड़ा नहीं रह सकता अपने पैरों पर, इसमें जैसे खड़ा होगा बच्चा तुरंत नीचे गिर जाएगा। प्रेशर सोर्स, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है बॉडी पर। बोन फ्रैक्चर्स, इसमें हड्डियां जो होती हैं बहुत कमजोर होती हैं, फ्रैक्चर्स की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लिमिटेड मोबिलिटी रहती है, यानी बहुत सीमित बच्चा मूवमेंट करता है, कोई हल्का फुल्का आंखों को फेर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकता है, इस तरीके का मूवमेंट इसमें दिखाई देता है। बाकी जनरली इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है एक स्वस्थ आम बच्चे की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस रोग का एक दुर्लभ वंशानुगत विकार है, दुर्लभ वंशानुगत विकार है, ये हेरिडिटी डिजीज है। इसमें स्पाइनल डिफिकल्टी होती है, स्पाइनल या मेरु रज्जु से संबंधित डिफिकल्टी उत्पन्न होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो चलने, उठने, बैठने आदि में असमर्थ रहता है। बाकी जो अदर लक्षण हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको भोजन चबाने तथा निगलने में कठिनाई होना, कर्व स्पाइन यानी मुड़ी हुई मेरुरज्जु, कर्व स्पाइन
लिमिटेड मोबिलिटी होती है, सीमित गतिशीलता पाई जाती है इनमें, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते बच्चे, सीमित गतिशीलता होती है, लिमिटेड मोबिलिटी होती है, वॉन फ्रैक्चर्स की पॉसिबिलिटी जल्दी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है इनको। हेड मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, सिर को घुमाने में असमर्थ रहता है ऐसा बच्चा। और जोगलेंसेमा एक इंजेक्शन आता है, उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये भी एक दुर्लभ वंशागत विकार है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। दुर्लभ वंशानुगत विकार के रूप में इसको जाना जाता है। जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें जो बचे हुए हैं हमारे, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, क्रोमोसोमल कुछ डिसऑर्डर हैं, उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। इसमें डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, क्राइडोकैट सिंड्रोम, सुपर मेल सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। इसमें फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। जेनेटिक जो डिसऑर्डर हैं, डिजीज हैं, वो वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।